इस बात को आप समझ गए होंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता ही चुका हूं कि जो अगर पर्टिकुलर ऑर्गन की मॉडलिटीज नहीं है तो आप जनरल वाली वहां पे यूज कर सकते हो। इस रिपर्टरी में बहुत सारे मेंटल कंडीशंस भी हैं, बहुत सारे रूब्रिक है, हम एग्जांपल्स के साथ जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमने आगे जाना है। मेंटल सिम्टम्स भी हैं, बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स भी है और जनरल मॉडलिटीज भी इसमें खूब भरी हुई है। मॉडलिटीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है। तो मेरे पास जो लोग आते हैं क्लिनिक पे वो जानते हैं कि हम लोग मॉडलिटीज पे बहुत ही इंसिस्ट करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताई गई है पोजीशन की मॉडलिटी। पोजीशन की मॉडलिटी का मतलब है लाइंग ऑन लेफ्ट, लाइंग ऑन राइट, राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड, ऐसा वैसा करके। उसके बाद में जो भी कोई स्ट्रेंज पोजीशन है उसके लिए वर्ड यूज किया है एटीट्यूड बिजारे। एटीट्यूड बिजारे, हैरान करने वाला एटीट्यूड। वो जो स्ट्रेंज पोजीशन है, पोस्चर है, उसके लिए यूज किया गया है। उसके बाद में होल्डिंग द ब्रेथ एम्बुलेट। सिंपल, ये कोई कॉमन रिपर्टरीज में आपको नहीं मिलेगा, जो कहीं भी नहीं मिलता वो भी इस रिपर्टरी में है। जैसे मैंने आपसे कहा कि डॉक्टर फाटक जो है ये क्लिनिकली जो उनको क्लिनिक में मिला उन्होंने वो सब उठा लिया। तो स्ट्रेंज पोस्चर या पोजीशन में अगर किसी को रिलीफ मिल रहा था तो उन्होंने लिखा एटीट्यूड बिजारे। ये कहीं भी नहीं है, कोई दूसरी रिपर्टरी में ये वाला रूब्रिक नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस भी इन्होंने ली है जो कहीं और प्रेजेंट ही नहीं है। ऐसे मॉडलिटीज उन्होंने ली है जो कहीं भी मौजूद नहीं है। ऐसे रूब्रिक्स आपको यहाँ बहुत मिलेंगे। मैं आपको बता चुका हूं कि जो पर्टिकुलर मॉडलिटीज अगर नहीं है तो आप जनरल मॉडलिटीज को यूज कर सकते हैं। उसके बाद में अवर्जन्स, डिजायर्स, पेशेंट्स के मेंटल एटीट्यूड्स, पेशेंट के कॉजेशंस, हमेशा कॉजेशन के रूप में मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है। एग्रावेशन बहुत जगह यूज किया गया, जैसे मैंने शुरू में आपको बता दिया था। डायरेक्शन ऑफ सिम्टम्स, अवर्जन्स, डिजायर्स, मेंटल एटीट्यूड्स मैंने आपको पहले बताया था कि पेशेंट्स की जो बेसिक डिस्पोजिशन है उसको एटीट्यूड कहते हैं। जो प्रोपेंसिटीज हैं वो एटीट्यूड्स कहलाती हैं। वो इस रिपर्टरी में बहुत सारी है। कॉजेशन को एग्रावेशन के रूप में लिया गया हुआ है और डायरेक्शन ऑफ सिम्टम्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई हुई है। जैसे कोराइजा असेंडिंग, कोराइजा असेंडिंग, कोराइजा डिसेंडिंग। अब कोराइजा असेंडिंग कैसे हो सकता है? कोराइजा असेंडिंग ऐसे होता है कि पहले पेशेंट को गले में दिक्कत है, इरिटेशन होने लगी है, फिर उसको पैलेट में हुई है, फिर रनिंग नोज चालू हुआ है। और इसमें लिमिटेड मेडिसिन हैं और मैं बहुत यूज करता हूं इसको। आपको भी रिकॉल हो रहा होगा कि ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं 2-3 दिन पहले गला लग रहा था, फिर पैलेट्स में, फिर नाक से पानी बहना और छींक आना शुरू हो गई। कोराइजा डिसेंडिंग, कोराइजा डिसेंडिंग क्या होगा? पहले छींक आई, नाक में दिक्कत हुई, फिर गले में दिक्कत हुई, फिर खांसी होने लगी। तो कोराइजा डिसेंडिंग, ये ब्यूटी कहीं और नहीं मिलेगी आपको, ये फाटक में ही है। सिंपल क्लिनिकल कंडीशन है ये। दिन रात पेशेंट हमारे सामने ऐसा आके बोलते हैं। कोराइजा सबमरीन, कोराइजा समर में 2 ही दवाइयां जहां तक मुझे याद है, डल्कामारा और ब्रैनिया। फीवर के साथ में क्या था वो? पेनफुलियस, फीवर पेनफुल। ये एक सिंपल सी क्लिनिकल कंडीशन है। एक पेशेंट लेमैन तरीके से सामने आके बात कर रहा है, बहुत दुख रहा है, बहुत बुरा हाल हो गया शरीर का, और उसमें लिमिटेड मेडिसिन है। आई थिंक रस्टॉक्स, ब्रैनिया, जलसीमियम, 2-3, मतलब बहुत अच्छा रूब्रिक है। हमें दवाइयां कभी भी नहीं याद करनी होती, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। हमें दवाइयां नहीं याद करनी, हमें रूब्रिक को समझना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि पेशेंट के डायरेक्शन ऑफ सिम्टम या छोटे से यूं लेमन स्टेटमेंट से किस तरह से बहुत अच्छी दवाई निकल सकती है। फीवर पेनफुल, कफ पेनफुल, हेडेक गैस्ट्रिक, गैस बनी हेडेक हो गया, गैस्ट्रिक। सिंपल, ये कहीं और मिलता ही नहीं है, राइट ना? तो बहुत सारे सिंपल क्लिनिकल कंडीशंस, बहुत सारे पैथोलॉजिकल रूब्रिक्स यहाँ पे भरे पड़े हैं और विद लिमिटेड मेडिसिन, दवाइयां बहुत कम है। ये इस रिपर्टरी की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि नंबर ऑफ मेडिसिन कम यूज किए गए हैं। जो मेडिसिन डॉक्टर फाटक ने अपने पेशेंट को दी,
रिजल्ट आया, क्लिनिकली वेरीफाई हुई, उन्होंने लिख दिया। एक रूब्रिक में अगर बहुत सारी दवाइयां हैं तो क्या निकालोगे वहां से? फास्टिडियस रूब्रिक में मोर देन 30 मेडिसिन है कंप्लीट में, क्या निकला उससे? यहाँ पे ओनली 2 है, आर्सेनिक और नेक्सोमिका। मेडिसिन का नंबर कम होने से हमारी सिलेक्शन प्रिसाइज हो जाती है, वो वेरीफाइड है ड्रग्स काम करने की, उसको करना पड़ेगा। अगर हम ये मान भी लें कि हम 10-20%, इतना है नहीं वैसे, 10-20% उन दवाइयों में जो इन 2, 3, 4, 5 दवाइयों के बाद में बची होंगी, मेडिसिन, उन मेडिसिन में पेशेंट आ रहे हैं, दे आर फॉलोइंग इन दोज मेडिसिन, हमारे से स्किप हो गए, तो भी क्या बिगड़ गया जी हमारा? अदरवाइज तो हम वो 20% भी रिजल्ट नहीं ले पाते थे, अब हम 80% ले रहे हैं। तो हम बात जो कर रहे हैं प्रैक्टिकली हर डॉक्टर की प्रैक्टिस को इंप्रूव करने की, वो तभी पॉसिबल है जब उनके हाथ में दवाई निकल के आ जाए। तो दवाई निकल के तभी आएगी जब उनकी टोकरी का साइज छोटा होगा, जिसमें से उनको चुननी आसान हो जाएगी। ये ब्यूटी है इस ग्रेट रिपर्टरी की। ऑफ कोर्स कहीं कहीं डुप्लीकेशन को रोकने के लिए कि एक चीज यहां भी है, एक यहां भी है, मतलब उसको दूसरा नाम भी है, तो इन्होंने कैपिटल वर्ड्स में उनका क्रॉस रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं कि इसको वहां देख लो आप। तो ये नहीं है कि ये है ही नहीं रिपीटेटिव, नहीं, उसको वहां देख लो भाई, ठीक है ना। जैसे इन्होंने फियर को एंजाइटी में डाल दिया, सिंपल कर दिया काम को, दोनों को एक साथ। पेन को सोरनेस कह दिया, ठीक है, तो दोनों सेम ही चीज है, लेकिन इजी नहीं है, बहुत डीप मीनिंग वाले रूब्रिक भी है, इतने डीप कि सिंपल सुपरफिशियल माइंड के द्वारा अंडरस्टैंड भी ना किया जा सके, ऐसे भी रूब्रिक्स हैं, ऐसे भी कंडीशंस हैं। जितना हमें पता है हम आपके साथ वो सारे की सारी कंडीशंस शेयर करने वाले हैं कि हम देखो इस रूब्रिक को ऐसे भी यूज कर सकते हैं। हम लोग बर्निंग रूब्रिक को जेलसी के रूप में भी यूज करते हैं। बर्निंग और जेलसी, जलन है ना, उसको हम जेलसी के रूप में भी यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हैं जहां हम उनका भाव देख के यूज करते हैं। मेडिसिन की जो नाम लिखे हुए हैं, एकोनाइट, बेलोडोना, दिस दैट, इनके एब्रेविएशन को जरूर देख लेना। एब्रेविएशंस को देखेंगे तो आपको पता रहेगा कि अच्छा इसको ये लिखते हैं, ये वो लिस्ट दी हुई है प्रीफेस के बाद में, एब्रेविएशन की लिस्ट। मोस्टली लोग ओवरलुक करते हैं, लेकिन आप देखो, उसको देखना जरूरी है, जिससे आपको मेडिसिन के नाम कंफर्म हो जाए कि अच्छा इस रिपर्टरी में इस मेडिसिन को ऐसे इन्होंने लिखा है। अगली जो बात है इस रिपर्टरी की खास, वो है कि इसमें जो भी वर्ड्स का यूज किया गया है वो इतना स्मार्टली किया गया है कि जो हमने पढ़ा था ना एफोरिज्म्स के अंदर कि जो डिजीज है वो वाइटल फोर्स की डीरेंजमेंट को रिफ्लेक्ट करती है। तो जो सिम्टम्स है ना, वो आप जब भी देख रहे हो उसकी वाइटल फोर्स को देख रहे हो, और आपके माइंड में भी ये चीज आनी चाहिए कि ये डायनामिक रिफ्लेक्शन है, पेशेंट की स्टेट का ये डायनामिक रिफ्लेक्शन है, ये मेयरली कोई सिम्टम नहीं है। तो आपकी नजर भी उस डिरेंज्ड वाइटल फोर्स तक पहुंचनी चाहिए, जिससे एक वेवलेंथ की मैचिंग होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पेशेंट रेस्टलेस है, बहुत सारी रिपर्टरीज में फिजिकल रेस्टलेस और मेंटल रेस्टलेस को अलग दिखाया गया है, लेकिन इस रिपर्टरी में फिजिकल और मेंटल दोनों रेस्टलेसनेस के लिए एक रूब्रिक है। उन्होंने कहा है कि ये रेस्टलेसनेस वाइटल इम्बैलेंस है, ये डिस्टरबेंस ऑफ द वाइटल बैलेंस है, ये इनकी इम्बैलेंस है। अवर्जन टू कंपनी जैसे अगर है तो ये केवल कंपनी उसको नहीं चाहिए, इतना नहीं है, ये अल्टर्ड सोशल एनर्जी है पेशेंट की, ये डॉक्टर फाटक साहब का मानना है। बेटर बाय मोशन, ये वाइटल फोर्स का रिएक्शन पैटर्न है कि वाइटल फोर्स इस हद से डिरेंज हुई है कि उसको मोशन करते रहने से आराम मिल रहा है। ये रिपर्टरी जो एनर्जी स्टेट्स हैं उनको सिंपल वर्ड्स में, जो एवरीडे यूज होने वाले वर्ड में समझ के उनका जेन्युइन यूज है, जेन्युइन ट्रांसलेशन है। रियली इतना प्रिसाइज वर्ड्स का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता।
कोराइजा असेंडिंग, कोराइजा डिसेंडिंग। मुझे नहीं लगता किसी और रिपर्टरी में होगा क्या, मैंने एटलीस्ट नहीं देखा होगा। होगा तो होगा, पर मैं तो यहां से यूज करता हूं और यूं दवाइयां निकालता हूं। तो फ्रेंड्स, ये सब था फाटक रिपर्टरी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो मैंने समझा, जो मैंने सेंस किया। हो सकता है इसमें और बहुत कुछ हो जिसको ऐड किया जा सके, वो हम जब रिपर्टरी को पढ़ रहे हैं तो साथ साथ बात करते रहेंगे। बेसिकली एक फ्रेम हमारे माइंड में बनना जरूरी था फाटक रिपर्टरी के बारे में। आपको मटेरिया मेडिका पढ़ने की जरूरत खत्म हो जाएगी, आपको कोई और रिपर्टरी देखने की जरूरत खत्म हो जाएगी। और एक छोटी सी किताब, ये किताब मैंने कवर किया हुआ है, मैं हमेशा बुक्स को कवर वगैरह करके रखता हूँ। ये क्या है, कितनी छोटी किताब है, 450 पेज की किताब। क्या किताब होती है होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए? ये बहुत मुश्किल नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं फाटक रिपर्टरी। फर्स्ट पेज से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। जो रूब्रिक्स बिल्कुल सिंपल है, जैसे मैंने आपसे कहा कि जहां हमें कोई टाइम नहीं लगेगा, हम शुरू में तो वो भी पढ़ेंगे सो दैट कि अपने को पता चल जाए, आप सब लोगों को पता चल जाएगी कि आखिर हमने रिपर्टरी को कैसे पढ़ना होता है। रिपर्टरी को पढ़ने का तरीका बिल्कुल सबको पता होना चाहिए। तरीका बिल्कुल आसान है कि आपको हर एक वर्ड के बारे में अच्छे से जानना है। इंग्लिश जो है, हमारे लिटरेचर की इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश नहीं है, अमेरिकन इंग्लिश होती है। थोड़ा सा डीप मीनिंग होता है। यहाँ हरी की जगह हेस्टी ज्यादा यूज होता है। हेस्टी इज अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह से हमें रूब्रिक्स को थोड़ा थोड़ा गहराई तक जाना है। केवल उसका हिंदी मीनिंग हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होगा, हमें उसके डेप्थ में जाना है। आखिर इसका भाव क्या है, ये वर्ड कहाँ यूज किया गया है, क्यों यूज किया गया है, यही क्यों यूज किया गया है, इसके सिमिलर वर्ड्स और क्या थे जो और जगह पे हैं, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग ही इसका तरीका है। तो आज के दिन ये बहुत मुश्किल काम नहीं रह गया है। देयर वाज ए टाइम जब हम लोगों के पास 5-5, 7-7 डिक्शनरियां हम लोग रखते थे, जहां से हम वर्ड्स के मीनिंग सर्च करके देखते थे और डायरियों में नोट करते थे। अब आपके पास में कंप्यूटर्स हैं, आपके पास ऑनलाइन सिस्टम है, अपने मोबाइल से भी आप अपने ऐप वगैरह के थ्रू भी कर सकते हैं और वर्ड मीनिंग को सर्च कर सकते हैं। सिंपल डिक्शनरीज काम की नहीं है, वेबस्टर जैसी डिक्शनरी ही काम की है। तो वेबस्टर इज द बेस्ट डिक्शनरी, और मेडिकल डिक्शनरी जो होती हैं डॉरलैंड टाइप की, वो है हमारे काम की। हमारे यहाँ वर्ड्स सुपरफिशियली यूज नहीं हो रहे, ये ध्यान रखना। साधारण नहीं है, या आप यूं मानो कि हमें उसे साधारण नहीं, असाधारण तरीके से समझना है, उसके डीप इनसाइड मीनिंग को समझना है। तो हम लोग शुरू करते हैं फाटक रिपर्टरी। फर्स्ट पेज, फर्स्ट रूब्रिक इज एब्डोमन। एब्डोमन कहां से लेके कहां तक होता है? जहां पे चेस्ट खत्म होती है स्टर्नम के नीचे, और जहां पे पेल्विस बोन की वो जो दोनों है, ये पूरा का पूरा एरिया होता है एब्डोमन। पेशेंट आके एब्डोमन बोलेगा नहीं बोलेगा, वो स्टोमक बोलेगा चाहे नाभि के नीचे तब भी। तो वहां आपने स्टोमक नहीं ले लेना, ठीक है। स्टोमक है तो ही स्टोमक है, एब्डोमन है तो ये पूरा एरिया एब्डोमन है। ध्यान रखो, यही बातें हैं जो हमें सीखनी है। पेशेंट क्या बोलेगा? स्टोमक इज पेनिंग। अगर इंग्लिश बोलने वाला है तो वो इंग्वाइनल कहीं भी स्टोमक ही बोलेगा, नोट कर लो। पहला रूब्रिक है अफेक्शंस इन जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन के ऊपर इन दवाइयों का बेटर एक्शन है। इफ यू आर हैविंग नथिंग एंड पेशेंट इज हैविंग सम एब्डोमिनल इलनेस, यू कैन गो थ्रू दिस। आगे सब रूब्रिक के रूप में अपर मीन्स किसके ऊपर वाला भाई? अपर एब्डोमेन क्या होता है, और लोअर किसको बोलेंगे? कहां तक अपर है, कहां तक लोअर है? तो एब्डोमेन की 3 लेयर करोगे आप, अपर, मिडल एंड दिस वाला लोअर देन मिडल। तो जो अपर है बीच वाले से भी ऊपर है, मतलब पूरे एब्डोमेन के 3 भाग करोगे, 3 में से जो बीच वाले के ऊपर वाला है दैट इज ओनली अपर। पेन अफेक्शन हो गया पहला, फिर हो गया एब्डोमेन अपर,
हो गया आप पर। ड्रावन इन, अंदर खिंचा जा रहा है। पेशेंट क्या बोलता है आकर के, मेरा तो कलेजा खिंचा जा रहा है। ड्रावन इन होता है, पेशेंट बोलते हैं ऐसे, यस। अपर अब्डोमेन ड्रावन इन, कलेजा खिंचा जा रहा है। सिंगल मेडिसिन है, और जो सोच नहीं सकते वो दवाई है, थूक जाए वहां पे। एनीवे, दवाइयों पे फिर नहीं जाना, मेरे उससे कभी कभी हर एक आदमी स्लिप हो जाता है, मैं भी हो जाता हूँ। लोअर अब्डोमेन मैंने आपको बताया था किसको बोलेंगे। लोअर में सीधा सीधा इन्होंने बोल दिया कि सी हाइपोगैस्ट्रियम, वहां चले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट इज साइड्स। साइड अगेन से वही 3 करेंगे, दिस दैट एंड मिडल वन, तीनों इक्वल। साइड्स, ठीक है। साइड में इफ देर इज आइदर साइड, रूब्रिक अलग है। दोनों तरफ साइडों में दिक्कत है, तो दिक्कत मतलब कुछ भी है, एनी पैथोलॉजी, एनी पेन, एनीथिंग, तो वो रूब्रिक ले लिया जाएगा। ओनली राइट साइड है, रूब्रिक डिफरेंट, ठीक है। दवाइयां नहीं करनी, बहुत मुश्किल है अपने आप को रोक पाना। आप भी रेपर्टरी अगर सामने आपके है, दवाइयां मत देखो, आप समझो कि ये भाव क्या है, हम कहाँ लेंगे। अब्डोमेन साइड राइट, राइट साइड लेनी, ठीक है। क्या है क्यों है वो छोड़ दो, सिर्फ राइट साइड में प्रॉब्लम है। लेकिन प्रिसाइजली अगर पेशेंट बोल रहा है हैवी टेबेकम, राइट साइड, यूजुअली टेबेकम इज कंसिडर्ड लेफ्ट साइडेड मेडिसिन, लेकिन हैवीनेस है तो ये रूब्रिक है, छोड़ दो मेडिसिन को भी। बस इसके आगे जो भी मेडिसिन है वो आपकी मेडिसिन है, सिंगल मेडिसिन। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू, अब बताओ ये राइट से लेफ्ट में जा रहा है या लेफ्ट से राइट में जा रहा है। ये लेफ्ट टू राइट है। अब इसका शक्ल देख लो रूब्रिक की, यहां पे राइट लेफ्ट टू नहीं है, ये लेफ्ट टू राइट है। बहुत मुश्किल है और बहुत आसान भी है, ठीक है। ये लेफ्ट टू राइट है, क्लियर है यहां तक। फिर है साइड में लेफ्ट साइड। अब आ गया लेफ्ट राइट टू, अगेन से बोल रहा हूं, ये राइट टू लेफ्ट है। हैवी ऑब्जेक्ट्स इन एज इफ का मतलब जैसा कि, भारी चीजें पेट में है। पेट भारी है नहीं है, पेट भारी नहीं है ये। एब्डोमेन लेफ्ट, हैवी ऑब्जेक्ट इन एज इफ, तो ये एज इफ हैवी ऑब्जेक्ट्स इन एब्डोमेन ऐसा माना जाएगा, और वो भी नहीं लेफ्ट। देखो पूरा कैसे पढ़ेंगे इसको, एज इफ हैवी ऑब्जेक्ट्स इन लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, ऐसे पढ़ा जाएगा। ये ऊपर ऐसे चढ़ेंगे हम। लाइको इज द ओनली मेडिसिन। रिजिडिटी, लेफ्ट ही चल रहा है ना अभी तक, रिजिडिटी लेफ्ट साइड एब्डोमेन, ऐसे उल्टा चढ़ना पड़ता है सेंटेंस को पूरा करने के लिए, क्लियर। रिजिडिटी क्या होती है, हार्डनेस। रिजिडिटी का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का खत्म हो जाना, हार्डनेस तो हम उसको बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में। रिजिडिटी का मतलब होता है ये होना बंद हो जाना, यूं स्टिफ सा हो गया है, ये रिजिड है जो ना फैल रहा है ना छोटा हो रहा है, दिस इज रिजिड। तो रिजिडिटी, हैवीनेस अलग है, हार्डनेस अलग है, रिजिडिटी अलग है। तो रिजिड उसको बोलेंगे जब फैलना और सिकुड़ना नहीं होगा, वो यूं कड़ा सा हो जाएगा। रिजिडिटी लेफ्ट साइड एब्डोमेन, उल्टा चढ़ के जाना पड़ेगा ऊपर। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिंग साइड्स, अल्टरनेटिंग यानी कि अल्टरनेटिंग साइड्स। एब्डोमेन पढ़ रहे हैं अपन, एब्डोमेन अल्टरनेटिंग साइड्स, साइड ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये हो गया अल्टरनेटिंग। कौन सी पहले आई, कौन सी बाद में आई, कौन सी ज्यादा कौन सी कम, छोड़ो, अल्टरनेट हो रहा है, खत्म। शुरू में बियॉन्ड द रूब्रिक की बातें छोड़ दो, जो इन फ्रंट ऑफ यू है उसी को समझ लो, बाद में बियॉन्ड वाली बातें भी मैं आपको बताना शुरू कर दूंगा। फॉलोइंग टुवार्ड्स जेनिटलिया फ्रॉम, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, एब्डोमेन साइड्स फ्लोइंग टुवार्ड्स जेनिटलिया फ्रॉम। अगेन से ऊपर वापस जाओ, फ्रॉम फ्लोइंग टुवार्ड्स जेनिटलिया। फ्लो कुछ भी हो रहा है, पेशेंट को ऐसा लग रहा है जेनिटलिया से फ्लो हो रहा है, कुछ वहां से निकल रहा है और वो फ्लो हो रहा है। कहाँ हो रहा है कोई मतलब नहीं है, ठीक है, फ्लो वहां से हो रहा है। तो जेनिटलिया नीचे है, तो फ्लोइंग टुवार्ड्स जेनिटलिया फ्रॉम, टुवार्ड्स आकर के हम कंफ्यूज होंगे, लेकिन नहीं, वहां से जा रहा है, बस यही इसमें है थोड़ा सा झोल या लोच। ये जो वर्ड्स है ना, ये आप पेशेंट में देखोगे पेशेंट बोलते हैं,
फिर आपको वर्ड्स क्लियर होने लग जाएंगे कि अच्छा इसका मतलब ये है। जब दवाई बोल रही है तो आप उसको वहां से वेरीफाई कर लोगे। नेक्स्ट इज स्टिकिंग इन। स्टिकिंग क्या होता है? चिपकना भी होता है और चुभना भी होता है। यहाँ चुभना है ये, ठीक है, चुभना। मैंने देखा था इसका दोनों वर्ड है, चुभना भी है और चिपकना भी है, ठीक है। स्टिक आप देखोगे डिक्शनरी मीनिंग तो आपको मिल जाएगा वेबस्टर के अंदर, ठीक है। चुभना एज वेल एज चिपकना। इन स्टोमक, स्टिकिंग इन साइड्स ऑफ एब्डोमेन, ऐसा है ये। ऊपर जाना पड़ेगा ना, हमने साइड चल रहा है नहीं अभी। रनिंग वैन, कोई भी साइड है, लेफ्ट है राइट है, इसका मतलब खत्म हो गया ना यहाँ पे, क्योंकि हम लेफ्ट राइट से बाहर आ गए हैं। तो नेक्स्ट इज स्टिकिंग इन रनिंग वैन, ठीक है। जब पेशेंट दौड़ रहा है तब उसको चुभना फील हो रहा है साइड्स में, इसका मतलब ये हुआ। पेशेंट आते हैं ऐसे। नेक्स्ट इज बैकवर्ड। बैकवर्ड बिल्कुल सिंपल है, पीछे की तरफ। एब्डोमेन बैकवर्ड, पेट के हिस्से के पीछे वाला, बस। चेस्ट टू, बैकवर्ड चेस्ट टू, छाती की तरफ। फॉरवर्ड इनटू, सामने की तरफ। फॉरवर्ड इनटू, बैकवर्ड, फॉरवर्ड इनटू। ग्रोइंस टू, ग्रोइंस रीजन जानते हैं अपन। ग्रोइंस टू बैकवर्ड, ग्रोइंस टू बैकवर्ड। इलियोसिकल रीजन, सी अपेंडिक्स। अपेंडिक्स देख लो, क्योंकि अल्फाबेटिकल रिपर्टरी है ना, तो यहाँ ये वर्ड आया है तो वहां उन्होंने अपेंडिक्स, ज्यादा लोग यूज करते हैं वर्ड को, इलियोसिकल रीजन नहीं बोलेंगे क्योंकि लेमैन वर्ड ज्यादा से ज्यादा यूज करने हैं ना, तो इसलिए इन्होंने डायरेक्ट पैथोलॉजिकल और लेमैन के हिसाब से इलियोसिकल रीजन मेडिकल टर्म हो गया, इसको छोड़ के इन्होंने डायरेक्ट वहां ले लिया अपेंडिसाइटिस। स्क्रोटम टू, बैकवर्ड स्क्रोटम टू, बैकवर्ड स्क्रोटम टू। थाइज टू, एब्डोमेन थाइज टू, एब्डोमेन से थाइज की तरफ। ट्रांसवर्सली अक्रॉस, ट्रांसवर्सली का मतलब है लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, ट्रांसवर्सली। ट्रांसवर्सली क्रॉस, अक्रॉस इधर से उधर, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। बैकवर्ड क्लियर। अब आ गया एब्डोमेन अपवर्ड। पहले हमने पढ़ दिया लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन। वर्ड्स का मतलब अलग हो जाएगा। अपवर्ड्स, बैकवर्ड्स, अपवर्ड्स ऊपर की तरफ। अपवर्ड्स राइट साइड, लेफ्ट साइड और डायगोनली। ये है वो डायगोनली जो मैं कह रहा था, जो अपर राइट लोअर लेफ्ट या लोअर राइट अपर लेफ्ट, ऐसा करके जो डायगोनल हो जाता है, क्रॉस वाला ऐसे। ये क्रॉस अलग है, ये डायगोनल कहलाता है, ठीक है। एब्डोमेन आफ्टरनून एग्रावेट, ठीक है। ये हो गए सबसे पहले आपके अपर, लोअर, बैकवर्ड, ये सब अपवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ये वाले। अब आ गया जी एब्डोमेन आफ्टरनून। एब्डोमेन आफ्टरनून क्या मतलब हुआ? पेट आफ्टरनून, पूरा पेट आफ्टरनून। आफ्टरनून एम्लुरेट, वो था एग्रावेट, सॉरी। एग्रावेट का मतलब तकलीफ का बढ़ना, सिंपल है, सब जानते हैं। एम्लुरेट का मतलब है आराम मिलना, और वो भी आफ्टरनून में। एब्डोमेन अल्टरनेटिंग विद, एब्डोमेन अल्टरनेटिंग विद। अल्टरनेटिंग किसको कहते हैं? अल्टरनेटिंग कहलाता है एक चीज, ये मेरे हाथ में मोबाइल है और अभी मेरे हाथ में रिमोट है। अभी आपको ये दिख रहा है, अभी ये दिख रहा है, ये अल्टरनेट हो गया, ये साइमल्टेनियसली हो गया, ये दोनों डिसअपीयर हो गए। तो अल्टरनेट में क्या हो गया? एक अगर अपीयर होता है, दूसरा डिसअपीयर हो जाता है। तो ये अपीयर हुआ, ये डिसअपीयर हुआ, तो ये हो गया अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग विद, एब्डोमेन अल्टरनेट कर रहा है। क्या पैथोलॉजी है, क्या बीमारी है, क्या सिम्टम है, छोड़ो, सिर्फ इतनी सी बात। मिलते हैं पेशेंट्स। एब्डोमेन अल्टरनेटिंग विद हेड, हेड से रिलेटेड कुछ भी अपीयर हो रहा है और पेट से रिलेटेड कुछ डिसअपीयर हो रहा है, या पेट से रिलेटेड कुछ डिसअपीयर हो रहा है, हेड से रिलेटेड अपीयर हो रहा है, ठीक है। सेम चेस्ट, ईयर, आई और बाकी सब ऑर्गन्स, अदर ऑर्गन्स। किसी भी और ऑर्गन में पैथोलॉजी आ रही है या उसकी जा रही है तो एब्डोमेन के साथ होने से अदर ऑर्गन्स। नेक्स्ट रूब्रिक है एंजाइटी इमोशंस फेल्ट इन। एंजाइटी इमोशंस फेल्ट इन। हमने इमोशंस बताए थे आपको कुछ क्लास के पहले, लंबा हो जाएगा ना, इसलिए वो इमोशन वहां से देखने हैं आपने। इमोशंस किसको बोलते हैं, ठीक है। इमोशंस
और एंजाइटी एक ही में लिख दिया, क्योंकि एंजाइटी ही सबसे बड़ा इमोशन है जो पेशेंट फील करता है। दैट इज वाई एंजाइटी यानी कि घबराहट, बेचैनी, ठीक है, इतना सा तो बता ही देते हैं। तो कि कुछ होने वाला है, देयर इज गोइंग टू हैपन समथिंग, ये फेल्ट इन एब्डोमन, पेट में वो एंजाइटी फील कर रहा है। कैसे फील करता है पेट में एंजाइटी? पेट में एंजाइटी को फील करता है, पेट की मूवमेंट शुरू हो जाएगी, बावल मूवमेंट्स, गर्गलिंग शुरू हो जाएगी, पेट में लगेगा कि आइदर स्टूल पास करने जाऊं या वोमिट जैसा ना हो जाए। ये एंजाइटी फेल्ट इन स्टोमक है, ठीक है। एंजाइटी इमोशन फेल्ट इन एब्डोमन, यहां से लेकर के यहां तक पूरे पेट में कुछ भी वो जो फील कर रहा है, दैट इज एंजाइटी फेल्ट इन एब्डोमन। नेक्स्ट रूब्रिक इज बॉल। यू कैन सी द लंप आल्सो। एब्डोमन, बॉल। पेशेंट बोलते हैं पेट में गोला सा है, तो गोला रिपर्टरी में नहीं है ना, तो हमें उसको कन्वर्ट करना है बॉल में या लंप में। एकदम से गोल स्फेरिकल होगा ये थोड़ी पता है किसी को, तो वो लंप है, तो लंप में जाके देख सकते हैं, ठीक है। बैंड अबाउट एब्डोमन, एग्जैक्टली पेशेंट बोल सकता है कि आई फील कि मेरे को यहाँ पे बैंड है, बिल्कुल यहाँ कसा कसा रह रहा है पेट पे, यहां से लेकर के लोअर एब्डोमन तक कहीं भी पेशेंट को ऐसा लगे कि टाइट है, कसा हुआ है, बैंड है, ठीक है। जब पेशेंट ऐसा फील करे तो हमने ये रूब्रिक्स को लेना है, ठीक है। एब्डोमन, ब्रेथ होल्डिंग एग्रावेट, ये नॉर्मल सांस जा रही है, रोक के रख लिया तो पेट में गड़बड़ हो जाएगी। जनरल नहीं है ये पेट का है। ब्रेथ होल्डिंग एम्लुरेट, ब्रेथ होल्डिंग एग्रावेट। जब एग्रावेट समझ लिया तो एम्लुरेट भी समझ लेंगे। होल्डिंग का मतलब निकालने के बाद में सांस नहीं लिया, वो नहीं है, सांस अंदर लिया अब रोक दिया, ये है होल्डिंग ब्रेथ एग्रावेट। ब्रीदिंग डीप एग्रावेट एम्लुरेट, एब्डोमन कर रहे हैं हम, ठीक है। सांस गहरी ली, छोड़ी, जैसे अनुलोम विलोम करते हैं लोग। ब्रीदिंग डीप एग्रावेट और ब्रीदिंग डीप एम्लुरेट, ये पर्टिकुलर में और भी आगे रेस्पिरेशन में या कफ में वहां भी मिलेंगे आपको। यहां हम एब्डोमेन की बात कर रहे हैं। डीप ब्रीदिंग एम्लुरेट, डीप ब्रीदिंग एग्रावेट। जो हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं ये सुपरफिशियल ब्रीदिंग है। लंबी सांस लेगा, पेट में डिस्कंफर्ट फील होगा, बस। तो पेशेंट आगे बोलते हैं, खास करके पैंक्रेटाइटिस या कुछ ऐसी पैथोलॉजी जहां हो जाए, जहां डीप ब्रीदिंग करने से पेशेंट को वो कंफर्ट नहीं रहेगा, डिस्कंफर्ट में चला जाएगा, ठीक है। डीप ब्रीदिंग एग्रावेट। इसमें जो दवाइयां लिखी हुई हैं, इसके अलावा आप एक मेडिसिन लिख लो और इसी के अंदर लिख लो, दैट इज ब्रायनिया। नहीं है यहाँ पे ब्रायनिया, लेकिन हम इसमें ऐड करते हैं। देखो मैं तो करता हूं ऐसा, जो रूब्रिक में मुझे लगता है कि ये मेडिसिन ने ठीक कर दिया तो हम रिपर्टरी को एडिटेड भी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एडिट करके ब्रायनिया लिखा हुआ है और मैंने ब्रायनिया को क्लिनिकली वेरीफाई भी किया हुआ है कि यस दिस वर्क्स। तो ब्रायनिया आप इसमें नोट कर लो इस रूब्रिक के आगे। ब्रीदिंग डीप एग्रावेट, कॉस्टिकम, अर्जेंटम नाइट्रिकम, क्रियोजोट, पल्साटिला एंड नेक्स्ट इज ब्रायनिया। कुछ बातें यूं रुक रुक के याद आया करेंगी, समवेयर लिखा भी हुआ है। और हम प्रैक्टिकली जो करते हैं वो ये है कि जो मेडिसिन के ग्रेड्स है ना 1 2 3, फॉरगेट दीज ग्रेड्स। इन ग्रेड्स को भूल जाओ। ग्रेड से कोई लंबा चौड़ा लेना देना नहीं है। इक्वल वेटेज समझ लो, बस इतने समझ लो, बाकी छोड़ो। क्योंकि जिस पेशेंट में जो काम कर गया उसके लिए तो वो 3 क्या 5 ग्रेड हो गया ना वो तो हम ग्रेड करके किसी मेडिसिन को हम नहीं देंगे या ग्रेड है तो दे देंगे, ऐसा तो हम नहीं करते हैं। हम उसको इक्वल वेटेज देते हैं, समानता का अधिकार, डेमोक्रेटिक वे। तो मेडिसिन्स का रिपर्टरी में डेमोक्रेटिक अधिकार है, उनका वेटेज बराबर है। हम ऐसा करते हैं, जो करते हैं वो बताते हैं ना, सिंपल है ना, हम ऐसा करते हैं। कभी
वेटेज को वैल्यू नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं, हम बराबर इज्जत करते हैं सबकी। रेयरली इट हैपेंस कि हम ऐसा कर देंगे। नेक्स्ट इज बबलिंग इज बुलबुले उठना। पेट में जब पेशेंट बोले कि ऐसा लगता है जैसे बुलबुले से उठ रहे हैं, गैस्ट्राइटिस पेशेंट को, फ्लैचुलेंसी पेशेंट को, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। या पर्टिकुलर ऑर्गन में भी कोई पैथोलॉजी है तो वहां पे भी, लिवर में, किडनी में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहीं भी पेशेंट को बबलिंग फील हो सकती है। बबलिंग, बस बुलबुले उठने को बबलिंग कहते हैं। फॉरगेट कि क्यों है, क्या है, कैसे है। बबलिंग अगर है पेट में तो ये रूब्रिक उठाओ, इनमें से दवाई सिलेक्ट करो। बर्निंग इन एब्डोमन, ये बर्निंग इन एब्डोमन है, ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है सी स्टोमक, भाई स्टोमक में भी देख लेना, क्योंकि मोस्टली बर्निंग अपर एब्डोमन में यानी कि स्टोमक में होती है। लेकिन जब पेशेंट बोले मेरा तो सारा पेट ही जल रहा है, पेशेंट को हमने क्रॉस क्वेश्चन करना है। मैंने आपको बताया था जब इंट्रोडक्शन बता रहा था मैं कि क्रॉस क्वेश्चन करके हमें राइट रूब्रिक तक पहुंचना है। अगर क्रॉस क्वेश्चन की आर्ट नहीं है तो हम बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। पेशेंट ने बोला मेरे पेट में जलन है, हमने स्टोमक की बर्निंग देके और दवाई सिलेक्ट कर ली, तो हो सकता है गलत हो जाए। पेट में मतलब मैं तो कभी पूछता ही नहीं हूँ पेशेंट के ऑर्गन का, तो मैं तो नाम ही नहीं सुनता कभी, वो क्या बोल रहा है, क्योंकि पेशेंट तो 80% ऑर्गन का नाम गलत बोलता है, ठीक है। पेशेंट तो अम्बिलिकल रीजन को भी स्टोमक कहेगा और यहाँ को एब्डोमेन कहेगा। छोड़ो, हम तो पूछते हैं कहाँ है, वो इशारा करके बताओ। तो जब वो कहता है कि मेरे को यहाँ जलन है, दैट इज स्टोमक। अगर बोले कि मेरे तो पूरा पेट जल रहा है, तो यूं पूरा हाथ घुमाएगा तो स्टोमक नहीं, वो एब्डोमेन हो गया। बस यही छोटी छोटी बातें हैं जिसके लिए रिपर्टरी को पढ़ना होता है। तो ये हो गया बर्निंग इन एब्डोमेन। नेक्स्ट इज बर्निंग इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होल। स्टोमक और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अलग है क्या? यस, अलग है। लीवर अलग है, स्प्लीन अलग है, आपका जो भी पैंक्रियाज, किडनीज, ऑर्गन्स है ना, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस अलग है। सिर्फ वहां पे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट नहीं है और बड़ा कुछ है। तो लेकिन पेशेंट बोले कि ऐसे पूरा यूं एक रोप से के अंदर चलता है कि जलन मेरी घूमे जा रही है, दैट इज ओनली इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जलन यूं चल के जा रही है जी, जलन सांप की तरह। आयरिस इज द मेडिसिन, आयरिस वर्सिकुलर। हमारी प्रिस्क्रिप्शनों में ये दवाइयां क्यों नहीं है? वो दवाइयां इसलिए नहीं है, हम हर एसिडिटी और बर्निंग वाले पेशेंट को नक्स भूमिका ही देके सोचते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं मिलते। कैसे मिलेंगे? हमने कभी प्रिसाइजली जानने की कोशिश करी कि भाई उसकी बर्निंग कैसी है, आयरिस की बर्निंग कैसी है? यस, ये है। हमें जब हम आयरिस पढ़ेंगे तब एक बार के लिए स्ट्राइक कर जाएगा, लेकिन हम भूल जाएंगे। लेकिन जब हम रिपर्टरी पढ़ रहे होंगे या जब रूब्रिक सेलेक्ट कर रहे होंगे तब तो हमारे सामने आएगा ना वो। जब हम अच्छी केस टेकिंग कर रहे हैं तब तो सामने आएगा ना वो। ऐसे करके इसका यूज होता है। और फिर आप देखो, जैसे आज डॉक्टर गुणवंत ने एग्जाम्पल दिया था कि किस तरह से पेशेंट की जो ब्लीडिंग है वो इमीडिएट विद इन आवर्स चेक हुई है, ऐसे ही ये बर्निंग एसिडिटी ऐसे हो जाए। नेक्स्ट इज हॉट, कोल, एज, इफ, फ्रॉम। अगर पेशेंट ये वर्ड यूज करता है कि जैसे कोयला जल रहा है, कोयले के जलने में और बर्निंग में फर्क है ना। कोयला कैसे जलता है? धीरे धीरे और लगातार जल रहा है, बिना रुके जल रहा है। कोयले की जलन थोड़ी सी अलग है। अगर वो ऐसा वर्ड यूज करता है तो इसमें जाओ, नहीं यूज करता तो फॉरगेट। सिंगल मेडिसिन है वेट्रम एल्बम। कैसे निकलेगी वेट्रम एल्बम एसिडिटी में, बर्निंग में? शायद नहीं, कभी नहीं, किसी से भी नहीं, मुझसे तो नहीं एटलीस्ट। स्टीम पासिंग थ्रू एज इफ, स्टीम पासिंग थ्रू एज इफ, जैसे गर्म गैस पास हो रही है। बर्निंग इन एब्डोमेन, स्टीम पासिंग थ्रू एज इफ। वाटर रनिंग डाउन, पानी यानी कि गर्म पानी जो है वो रनिंग डाउन कर रहा है। तो तीनों चारों कंडीशन में फर्क हो गया कि होल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, हॉट कोल है, स्टीम है या वाटर रनिंग है। और अगर इनमें से आपको क्लियर नहीं है देन द फर्स्ट रूब्रिक दैट इज बर्निंग इन। आप ताज्जुब करेंगे कि वो दवाइयां सारी की सारी इसमें नहीं है, डिफरेंट है मेडिसिन। तो इस तरह से रूब्रिक को प्रिसाइजली पढ़ के बार बार पढ़ेंगे ना, बोला था ना शुरू में, डिलीजेंट एंड कंसिस्टेंट।